ग्रीक वर्ड प्रोटास से लिए गए, उसका मतलब है ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। इसका मतलब क्या है, देखिए लाइफ जो है, जो हम जिंदा चीज़ें हैं, जानवर हो गए, प्लांट्स हो गए, ठीक है, एनिमल्स होंगे, तो ये जिंदा इसलिए होते हैं क्योंकि लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट प्रोटीन। हमारे सेल में जो लिविंग पार्ट होता है प्रोटोप्लाज्म, वो प्रोटीन्स का बना होता है। तो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये क्लेम किया था, एक मल्डर था, बर्जेलियस था। दोनों का मानना था कि एक ने स्ट्रक्चर के वाइज बताया था कि लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट प्रोटीन, दूसरे ने फंक्शन के बेसिस पे बताया था कि लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट प्रोटीन। क्योंकि हमारे सेल जो, वैसे अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बेसिस पे देखें तो हम जितने भी लोग बैठे हुए हैं, तो अगर हम एक एक कंपाउंड आइसोलेट करेंगे तो आपको लाइफ का कोई वजूद नहीं मिलेगा। सारी चीज़ें नॉन नॉन जो है क्या कहते हैं लिविंग है, वो मिलके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन बना रही हैं, जिससे हम क्या करते हैं, काम करते हैं। तो इसमें जो मेजर रोल होता है सांस लेने में, ट्रांसपोर्टेशन में, मेटाबॉलिज्म में, तो वो किसका रोल होता है, प्रोटीन्स का। तो प्रोटीन्स जो है उसकी इंपॉर्टेंस की वजह से एक वर्ड दिया गया प्रोटियास, उसका मतलब है ऑफ फर्स्ट रैंक, ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट प्रोटीन। प्रोटीन होते क्या है, प्रोटीन नेचुरली अकरिंग नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है, यानी इनमें नाइट्रोजन मौजूद होता है। और आपको पता है कि प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक कौन है, अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स में एक सिंपल डिफरेंस है, वो क्या, इनमें नाइट्रोजन की परसेंटेज ज़्यादा होती है, इनमें नाइट्रोजन की परसेंटेज रिलेटिवली ज़्यादा होती है। वो नाइट्रोजन की परसेंटेज इनको कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से, इनसे डिफरेंट बनाती है। तो ये नेचुरली अकरिंग नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है, जिनकी जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो प्रोटीन हमें या तो खाली अमाइनो एसिड देगा, या अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव्स देगा, या फिर अमाइनो एसिड जरूर मिलेंगे, उसके साथ कुछ नॉन प्रोटीनियस ग्रुप यानी प्रोस्थेटिक ग्रुप आपको देगा। तो जब आप, यानी प्रोटीन क्या है अगर सिंपली डिफाइन करें, तो प्रोटीन्स आर नेचुरली अकरिंग नाइट्रोजीनियस कंपाउंड which upon complete hydrolysis produces either amino acids or derivatives of amino acids, और अमाइनो एसिड के साथ कुछ नॉन प्रोटीनियस ग्रुप मिल सकता है, जो कि आपका लिपिड हो सकता है, जो कि आपका फास्फोरिक एसिड हो सकता है, जो कि आपका क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और आपका जो है न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो वो यानी प्रोटीन से वाबस्ता नहीं होगा, कोई नॉन प्रोटीनियस ग्रुप होगा, पर उसकी प्रेजेंस जरूरी होती है प्रोटीन्स को कोई ना कोई स्पेशल काम है करने के लिए। तो प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड्स ऑफ लिविंग सिस्टम। Life is not possible without protein. That is why word protein is taken from the Greek word proteus, which means of prime importance. Definition की बात करें तो proteins can be defined as the high molecular weight, यानी ये मैक्रोमोलिक्यूल्स है। मैक्रोमोलिक्यूल किसको कहते हैं, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल हो या बड़े बड़े मॉलिक्यूल हो, लार्ज मॉलिक्यूल। कैसे बनते हैं, कंडेंसेशन से, पोलीमराइजेशन से। पोलीमराइजेशन में हमने पढ़ा था कि नेचुरल पॉलीमर भी होते हैं, आर्टिफिशियल भी होते हैं। नेचुरल पॉलीमर जो हैं वो आप कुदरती तौर पे मिलते हैं, उसमें आपके कार्बोहाइड्रेट में ओलिगोसेक्राइड आ गए, पॉलीसेक्राइड आ गए। लिपिड में आपके फैट्स और ऑयल्स और वैक्सेस हो गई, और न्यूक्लिक एसिड में आपके न्यूक्लियोटाइड्स हो गए। उसके बाद जो है प्रोटीन्स की बात करें, प्रोटीन्स खुद जो है मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं। इनका मॉलिक्यूलर मास प्रोटीन का जो है, मैक्रोमोलिक्यूल फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है, वाटर का मास है 18 AMU। तो प्रोटीन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए इंस्टेड ऑफ AMU हम एक छोटी सी चीज यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड डाल्टन। अब एक डाल्टन जो है वो 1 AMU के बराबर होता है, 1 डाल्टन इज इक्वल टू 1 AMU। बात वही है, बस थोड़ा सा नाम चेंज कर लिया। और 1 AMU जो है वो बराबर होता है 1 एवोग्राम। व्हाट इज एवोग्राम, आप एवोगैड्रोस नंबर को उल्टा कर लो, रेसिप्रोकल ऑफ एवोगैड्रोस नंबर, यानी 1/N। आप 1 को N एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करो तो इस चीज को हम कहते हैं एवोग्राम। तो ये सारे एक जैसे हैं, ठीक है। तो प्रोटीन जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स, इनका मास कम से कम जो है 34,000 होगा। कितना होगा, जबकि वाटर का कितना है, जस्ट 18 है वाटर का। प्रोटीन जो छोटे से छोटा है उसका मास जो है 34,000 है, और ज्यादा से ज्यादा इसका मास 5 करोड़ हो सकता है, यानी ये ग्राम के बराबर नहीं है। इसका ग्राम में अगर इक्विवेलेंट करेंगे तो आपको ये किसके बराबर होगा,
10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इन ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स, इनका हाई मॉलिक्यूलर मास होता है। आगे बढ़ते हैं तो है क्या कि हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच ऑन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। अब दूसरी बात समझना कि जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स में मिलेंगे वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर क्या होंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ क्या लगा हुआ है, मेटल। तो आप हेमोग्लोबिन को क्या कहेंगे, उसमें आयरन मौजूद होता है, आयरन एक मेटल है, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यानी होंगे ऑर्गेनिक नेचर के। ऑन हाइड्रोलाइसिस कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस पे या तो अमीनो एसिड देंगे या डेरिवेटिव देंगे, या आपको नॉन प्रोटीनियस ग्रुप जिसको हम पेरोस्टेटिक ग्रुप कहते हैं वो आपको मिलेगा। अच्छा, ह्यूमन बॉडी में तकरीबन 10,000 जो है डिफरेंट प्रोटीन्स पाए जाते हैं, और ये जो 10,000 प्रोटीन है ये सारे के सारे सिर्फ 20 अल्फा अमीनो एसिड के। कल हमने अमीनो एसिड पढ़ा था कि अगर अल्फा कार्बन पे अमीनो ग्रुप लगा हुआ है तो हम कहेंगे कि अल्फा अमीनो एसिड है, अगर बीटा पे लगा है तो हम कहेंगे बीटा अमीनो एसिड। तो टोटल अमीनो एसिड जो मिलते हैं वो हैं 20 कितने, 20, और 20 के 20 वो हैं जो अल्फा अमीनो एसिड। 20 के 20 क्या है, अल्फा अमीनो एसिड। और 20 में से फिर हमने पढ़ा था कि 10 एसेंशियल अमीनो एसिड हैं और 10 नॉन एसेंशियल है। एसेंशियल वो जो हमारी बॉडी ना बना सके, नहीं बना सकती, तो भाई वो एसेंशियल हम कहाँ से लाएंगे, हम वो फूड से, खाने से लाएंगे। हम जो अदर गोश्त खाते हैं, अदर एनिमल्स जो हैं उनका गोश्त खाते हैं, फिश हो गया, ठीक है, मीट हो गया, मटन हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, तो आप कुछ भी खाते हैं गोश्त की फॉर्म में, वहां से प्रोटीन आता है, एग से प्रोटीन आता है, तो वो प्रोटीन अंदर जाके हाइड्रोलाइज होगा, हाइड्रोलाइज होकर हमें अमीनो एसिड देगा। उन अमीनो एसिड से हमें क्या मिलेगा, उसमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी मौजूद। तो आगे बढ़ते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में 10,000 प्रोटीन पाए जाते हैं। प्रोटीन्स आर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मसल्स। मसल तकरीबन प्रोटीन्स की बनी होती हैं, ठीक है। उसके बाद स्किन, हेयर, नेल्स, बोन्स, टेंडन्स, ये नॉन बॉडी टिश्यूज जो हैं, जितने भी हैं नॉन बॉडी टिश्यूज, ये तकरीबन प्रोटीन्स की बनी। उसके बाद क्या चीज़ है भाई कि ऑल प्रोटीन्स आर सिंथेसिस बाय ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी प्रोटीन्स हैं उनको एंजाइम्स बनाते हैं, और एंजाइम्स खुद क्या होते हैं, प्रोटीन। और इवन एंजाइम को बनाने के लिए भी दूसरी एंजाइम एज अ कैटलिस्ट काम करती है। तो जितने भी रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं उनको बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो प्रोटीन को बनाने के लिए अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स प्रोटीन खुद बनाते हैं। प्लांट्स प्रोटीन क्या करते हैं, खुद बनाते हैं, पर एनिमल्स खुद नहीं बनाते। एनिमल क्या करते हैं कि जो हम खुराक में जो हमने प्रोटीन खाया वो अंदर जाके डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद उसने अमीनो एसिड दिए, अमीनो एसिड की फिर ट्रांसलेशनल ट्रांसक्रिप्शन होगी, या फिर किसी और सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से इनकी सिंथेसिस होगी और प्रोटीन बनेगा। तो हम दूसरे एनिमल्स पे और प्लांट्स पे रिलाय करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। हमारी बॉडी खुद प्रोटीन नहीं बनाती। हमारी बॉडी खुद ब खुद 10 अमीनो एसिड जो नॉन एसेंशियल है वो बना सकती है, पर 10 जो दूसरे हैं वो हम फूड के थ्रू लेते हैं, उनसे जो है प्रोटीन बनते हैं। बेटा आगे ये है कि आज तक सिर्फ 2 ही ऐसे प्रोटीन हैं जो लेबोरेटरी में बन सकते हैं। एक राइबोन्यूक्लियस एंजाइम है और दूसरा इंसुलिन जो डायबिटिक पेशेंट यूज करते हैं। तो आज तक इतने ही 2 ही प्रोटीन हैं जो बहुत ही मेहनत के बाद जो हैं ये बनाए जा चुके हैं और ये कामयाबी से यूज हो रहे हैं। तो सिर्फ 2 ही प्रोटीन ऐसे हैं जो आज तक मार्केट में आ सके हैं। अब क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चर है वो हाईली कॉम्प्लेक्स होती है, और उसकी स्ट्रक्चर थोड़ी भी अगर इधर उधर हो जाए, उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड है या डाइपेप्टाइड बॉन्ड है या फिर जो है डाइसल्फाइड लिंकेज है, ये भी थोड़ी इधर उधर हो जाए तो प्रोटीन डीनेचर हो जाता है, उसका प्राइम फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इनकी हाईली जो है कॉम्प्लेक्स नेचर की वजह से दूसरे प्रोटीन जो है बनाने के लिए अभी इतनी रिसर्च हो तो रही है, पर इतना आगे नहीं बढ़ पाए हैं क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो आज तक सिर्फ 2 ही प्रोटीन है जो हम बना सकते हैं। दूसरे पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट ये है कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो प्लांट्स हैं वो खुद प्रोटीन बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं कि प्लांट्स जो जब सांस लेते हैं, रेस्पायर करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इन करते हैं। फिर हम उनको क्या करते हैं कि फर्टिलाइजर देते हैं। फर्टिलाइजर में नाइट्रेट्स होते हैं, नाइट्रोजन की सोर्स, प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, वो अमोनिया
अमोनिया आप दें, आपकी मर्जी है, नाइट्रेट दें उसमें नाइट्रोजन है, यूरिया दें उसमें नाइट्रोजन है, ठीक है। फास्फेट्स उसमें फास्फोरस मौजूद है, ठीक है। सल्फेट्स उसमें सल्फर मौजूद है। ऐसे कैल्शियम के कुछ फास्फोरस के और पोटाशियम के हम जो है फर्टिलाइजर देते हैं, तो वहां से ये जो इनऑर्गेनिक मैटर है ये कंबाइन होकर प्लांट अपना प्रोटीन खुद बना देता है। पर एनिमल्स जो है वो ऐसा नहीं कर सकते। एनिमल्स खुराक पे डिपेंड करते हैं। वो जो प्लांट्स ने या जो दूसरे एनिमल्स में प्रोटीन मौजूद है वो हम खा के जो अंदर डाइजेस्ट करके जो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो लेके बाद में हम प्रोटीन पूरे बना सकते हैं। तो सारे प्रोटीन हमारी बॉडी नहीं बना सकती, हमारी बॉडी सिर्फ 10 अमाइनो एसिड बना, 10 जो हमें खुराक में लेने पड़ते हैं। वो कहाँ से आते हैं? उनकी सोर्स यही है, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ठीक है, यानी प्लांट्स आ गए दोनों में, और दूसरे एनिमल्स। एनिमल्स नहीं बना सकते, ठीक है। जनरली प्रोटीन्स कंटेन्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन एंड सल्फर। अगर खाली अमाइनो एसिड है तो फिर यही एलिमेंट। अगर खाली अमाइनो एसिड है और कुछ नहीं, प्रोटीन अभी पूरा नहीं बना हुआ, तो ये एलिमेंट होंगे। पर जब पूरा पूरा बन जाएगा प्रोटीन तो उसमें बिसाइड दीज कैल्शियम भी हो सकता है, इनमें फास्फोरस भी हो सकता है, ठीक है, इनमें आयरन भी हो सकता है। हेमोग्लोबिन में आयरन मिलेगा आपको। केसीन मिल्क प्रोटीन है, इसमें फास्फोरस मौजूद होता है। तो एग के प्रोटीन में सल्फर मौजूद होता है। तो जब आप एग को जलाते हैं तो आपको एक गंदी बदबू आती है, तो वो सल्फर की वजह से होती है। हेमोग्लोबिन प्रोटीन में आयरन होता है विच इज नेसेसरी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी। कि बॉडी में जो ऑक्सीजन जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन जाके ब्लड में जो आयरन मौजूद है इससे एब्जॉर्ब हो जाती है, उसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। फिर वो अंदर जाके जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में कार्बोहाइड्रेट वगैरह को क्या करती है? ऑक्सीडाइज करती है। The relative high concentration of nitrogen in proteins to differentiate them from fats, carbohydrates, lipids, इनसे जो है ज्यादा। Molecular weight of proteins between 34,000 to 5 crore 1 डाल्टन। अच्छा, इसको मॉलिक्यूलर के मास को जो है हम डाल्टन में एक्सप्रेस करते हैं, और 1 डाल्टन मैंने आपको बताया कि 1 AMU के बराबर होता है। तो अगर सिंपल सी बात करें तो 1 डाल्टन जो है, 1 डाल्टन इज इक्वल टू 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट। 1 AMU इज इक्वल टू 1 एवोग्राम। एवोग्राम। अब ये सारे जो है मिलके बनते हैं 1/Na, रेसिप्रोकल ऑफ एवोगेड्रोस। रेसिप्रोकल ऑफ एवोगेड्रोस नंबर। तो अगर आप एवोगेड्रोस नंबर को उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल बनाएंगे, तो ये बनेगा आपका, ठीक है। तो इस हिसाब से प्रोटीन का मास जो है 35,000 से लेके डाल्टन्स तक वेरी करता है। डाल्टन्स यानी AMU। जैसे वाटर का मास जो है 1 मोल ऑफ वाटर वेज, 1 मोल ऑफ वाटर नहीं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वेज 18 AMU। 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वेज दिस वन। तो कौन बताएगा? 1 मोल ऑफ वाटर वेज 18 ग्राम। मेन मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास हम AMU में एक्सप्रेस करते हैं, तो अगर उसको ग्राम कर लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास नहीं, मोलर मास हो, यानी 1 मोल का मास, मोलर मास, ठीक है। चलें भाई, उसके बाद क्या चीज है? वापस आते हैं और उसको सेव करते हैं। तो जो कह रहा कि एग अल्ब्यूमिन है, अंडे में जो अल्ब्यूमिन होती है जो हीट करने पे जम जाती है, अंडा आमलेट बन जाता है, उसका मास 34,000 है। जबकि जो सीरम में ब्लड जब निकलने के बाद हम थोड़ा प्रेस करते हैं जम जाता है, उसमें सीरम अल्ब्यूमिन है, उसका मास 70,000 डाल्टन। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में 2 यूनियन थी अमेरिका की। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल एंड केमिकल केमिस्ट्स, और उसके बाद अमेरिकन फिजियोलॉजिकल सोसाइटी ने स्ट्रक्चर और फंक्शन के बुनियाद पे प्रोटीन्स को बताया कि 3 किस्म। एक वो जो सिंपल प्रोटीन्स, सिंपल प्रोटीन, सिंपल बात करें तो सिर्फ अमाइनो एसिड या उनके डेरिवेटिव को। हमने पढ़ा था कि प्रोटीन की डेफिनेशन में कि प्रोटीन वो होते हैं जब उनको आप हाइड्रोलाइज करेंगे, एसिडिक सॉल्यूशन में हीट करेंगे, तो वो अमाइनो एसिड थे या उनके डेरिवेटिव थे, ठीक है। तो अगर खाली अमाइनो एसिड या उनके डेरिवेटिव मिलते हैं तो सिंपल प्रोटीन है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होता है? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन यानी अमाइनो एसिड उनके डेरिवेटिव के साथ साथ एक नॉन प्रोटीनियस ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप, उसको हम कहेंगे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन।
के बाद ड्राइव प्रोटीन क्या होते हैं कि ये नेचुरली नहीं मिलते। आपने किस प्रोटीन को हीट किया, उसका कुछ पार्ट डीनेचर हो गया, उसकी प्रोटीन की फंक्शनलिटी चेंज हो जाएगी, वो प्राइमरी जिससे बना है उस जैसी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। उसको नए बनने वाले प्रोटीन को या प्रोटीन से कोई दूसरा डेरिवेटिव बना, केमिकल चेंज के थ्रू, फिजिकल चेंज के थ्रू, कोई बांड टूटने के थ्रू, उस नए प्रोटीन को हम कहते हैं डिराइव्ड प्रोटीन। यानी ये कुदरती तौर पे नहीं मिलता, बॉडी में कोई रिएक्शन होया उसकी वजह से ये प्रोटीन किसी और ड्राई प्रोटीन में कन्वर्ट हो गया, या आपको तेज़ बुखार आया, उस बुखार में कुछ जो प्राइमरी उसका जो प्रोटीनियस पार्ट था वो डीनेचर हो गया, उससे नया प्रोटीन बना, ये आपका ड्राइड प्रोटीन। इसकी डिटेल पढ़ते हैं। अच्छा, these ग्रुप्स आर सब डिवाइडेड, फिर इन ये जो है और सब ग्रुप। अब पहली बात कि सिंपल प्रोटीन्स क्या होते हैं। सिंपल प्रोटीन्स वो होते हैं जिसमें सिंपली आपको क्या मिलेगा, जब आप सिंपल प्रोटीन को क्या करोगे, हाइड्रोलाइज करोगे। इफ वी हैव अ सिंपल प्रोटीन, तो वेन आप सिंपल प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस करोगे, यानी एसिडिक कंडीशन में आप वाटर के साथ इनको हीट करोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, या तो खाली अमाइनो एसिड मिलेंगे और डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइनो एसिड, यानी अमाइनो एसिड जरूर मिलेगा, डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइनो एसिड। तो अगर प्रोटीन है हमारे पास, कोई भी प्रोटीन है, उसको जब आप हाइड्रोलाइज करते हो तो सिर्फ और सिर्फ अगर आपको अमाइनो एसिड और उसके डेरिवेटिव मिलते हैं तो इसको हम कहेंगे सिंपल प्रोटीन। तो हम क्या कहेंगे, सिंपल प्रोटीन, ठीक है। फिर इसके एग्जांपल इस पे आते हैं। तो आपको कंपाउंड, कॉन्जुगेटेड और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन में क्या मिलेगा, तो जब आप किसी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन को या कंपाउंड प्रोटीन को, या इसको कॉम्प्लेक्स प्रोटीन भी कहते हैं, इसकी जब आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे, आप समझ जाएंगे, दोनों को साथ करेंगे तो हाइड्रोनियम आयन बनेगा। तो आपको मिलेगा क्या, अमाइनो एसिड्स और डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, और क्या मिल सकता है, और आपको मिलेगा नॉन प्रोटीनियस ग्रुप, नॉन प्रोटीनियस ग्रुप, जिसको बायोकेमिकल लैंग्वेज में कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होगा कि जो अमाइनो एसिड ना हो, जो अमाइनो एसिड ना हो। प्रोस्थेटिक ग्रुप आपका वो एंजाइम हो सकता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप आपका जो है वो फैक्टर हो सकता है, कोई मेटल हो सकता है, कोई और एसोसिएशन हो सकती है, ठीक है। तो कोई भी आपका नॉन प्रोटीनियस ग्रुप होता है, कोई फास्फोरिक एसिड हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, लिपिड हो सकता है। तो कोई भी आपका नॉन प्रोटीनियस ग्रुप जो अमाइनो एसिड ना हो, अगर अमाइनो एसिड होगा या उसका डेरिवेटिव होगा, वो तो आपका हो गया सिंपल एसिड, सिंपल प्रोटीन में। तो कॉन्जुगेटेड और कंपाउंड प्रोटीन में फिर अगर आपके पास लिपोप्रोटीन है, नाम बताएगा लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन का मतलब है कि लिपिड उसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप हो। न्यूक्लियोप्रोटीन न्यूक्लिक एसिड होगा, फास्फोप्रोटीन फास्फोरिक एसिड, ग्लाइकोप्रोटीन कार्बोहाइड्रेट होगा, क्रोमोप्रोटीन कलर इंपार्टिंग ग्रुप होगा, कोई भी जो कलर दे, जैसे प्लास्टिड्स हैं, लिकोप्लास्ट आपकी कलरलेस होती है, पर क्लोरोप्लास्ट जो है वो कलर्ड होती है। तो ये जो कलर इनमें आता है ये भी प्रोटीन्स की वजह से, ठीक है। तो ये उसमें यानी सिंपल प्रोटीन में प्रोस्थेटिक ग्रुप लगेगा, कोई कलर इंपार्ट करने वाला ग्रुप, तो वो आपकी प्लास्टिड्स में कलर इंपार्ट करे, ठीक है। ये जैसे ब्लड में आयरन की वजह से रेड कलर होता है, और लीफ का जो ग्रीन कलर होता है मैग्नीशियम की वजह से होता है। तो ये सारे मेटल जो है यानी ये क्या करेंगे, एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है उस प्रोटीन के साथ जुड़ेंगे। अच्छा, तो अगर आपके पास ड्राइड प्रोटीन है तो उसमें क्या होगा, तो ड्राइड प्रोटीन जो है कैसे बनेगा कि आपके पास सिंपल प्रोटीन था और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन था आपके पास। आपने इसकी हाइड्रोलाइसिस नहीं की, आपने क्या किया, इसको हीट किया। हीट से क्या हुआ, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, ठीक है, ब्रेक हो गया, या डीनेचर हो गया प्रोटीन, या किसी एंजाइम के एक्शन से प्रोटीन डैमेज हो गया, या किसी जो है रिएजेंट की वजह से, केमिकल और फिजिकल चेंज की वजह से प्रोटीन चेंज हो गया, उसका फंक्शन चेंज हो गया, तो आपको नया प्रोटीन जो मिलेगा जो प्राइमरी से चेंज हो, उसको हम ड्राइव्ड प्रोटीन कहेंगे। और ये जो प्रोटीन है, ठीक है, ये प्रोटीन जो है जिस प्रोटीन से बना है उस जैसी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, उस जैसे फंक्शन शो नहीं करेगा। इतनी बात समझ आ रही है? हाँ साक्षी, मुझे म्यूकोप्रोटीन का पता नहीं, पर मैं आपको बता दूं पॉलीपेप्टाइड जितने भी हैं, तो एक सिंगल पेप्टाइड जो है
जब वो दूसरे पेप्टाइड के साथ बनता है तो एक पेप्टाइड की जो एक आपका पेप्टाइड था उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, दूसरे पेप्टाइड की डिफरेंट होगी। जब वो दोनों कंडेंस होकर मिल जाएंगे पॉलीपेप्टाइड बनेगा। जब क्वार्टरनी स्ट्रक्चर बनती है प्रोटीन तो जरूर उन इंडिविजुअल कंपोनेंट से उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। ठीक है, तो प्रोटियाजेज हो गया, पेप्टोन्स हो गए और पॉलीपेप्टाइड हो गए, ये कुछ एग्जांपल्स हैं ड्राइड प्रोटीन। तो अभी बढ़ते हैं हम वापस। तो भाई सिंपल प्रोटीन वो होते हैं जिनको जब आप हाइड्रोलाइज करोगे तो आपको या तो अमीनो एसिड मिलेंगे या फिर उनके डेरिवेटिव, और कुछ नहीं मिलेगा आपको, नॉन प्रोटीनस ग्रुप नहीं मिलेगा। अब ये जो है ना रीडिंग वाली बातें हैं कि जो अल्ब्यूमिन है, अल्ब्यूमिन जो है वाटर सॉल्युबल प्रोटीन है, और जब आप इसको हीट करोगे तो ये कोआगुलेट यानी जम जाएगी, लिक्विड से सॉलिड हो जाएगी। अंडा मेन एग्जांपल है। तो जब आप अंडे को गर्म करते हो तो अंडा लिक्विड से गैस होने के बजाय क्या हो जाता है, सॉलिड। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कोआगुलेशन, कोआगुलेशन। अब अगर हम इस बायोकेमिकल सिस्टम के अलावा कोआगुलेशन देखें तो जो फिटकड़ी होती है एलम, जब हम पानी में डालते हैं इसका काम भी वही है, कोआगुलेशन। तो अगर आपके पास रिवर वाटर है, सी वाटर है, उसमें अगर आप फिटकड़ी थोड़ी सी डाल दें, दरिया का पानी आपके पास, तो थोड़ी देर के बाद मिट्टी जो है कोआगुलेट होकर जम के सीधी जो है बॉटम में जाएगी, पानी आपका क्रिस्टलन क्लियर होगा। अगर आप लोग शक्कर गए हो, शक्कर में डायरेक्ट दरिया से पानी आता है, बिल्कुल जो है ना, अगर हमारे जैसा बंदा उधर जाएगा पहली मरतबा तो देख के कहेगा मैं ये गटर का पानी नहीं पीऊंगा। पर थोड़ा सा फिल्टर गवर्नमेंट करके देती है, फिर थोड़ा सा फिल्टर हमें घर में करना पड़ता है, फिटकी डाल के, कपड़े में फिटकी डाल के जैसे ही उसमें घुमाएंगे तो मिट्टी सेटल डाउन, पानी क्रिस्टल क्लियर ऊपर आपको नजर आएगा। अब थोड़ा अगर आप उसको हिला देते हैं फिर मिट्टी ऊपर आ जाए, थोड़ी देर के बाद फिर सेटल जाएगी। तो ये काम किसका है, फिटकड़ी का है। तो अल्ब्यूमिन वो प्रोटीन है जिसमें क्या होता है कि ये वाटर सॉल्युबल है, इसको अगर आप हीट करोगे तो ये डीनेचर होके जो है, और ये जो जब प्रोटीन डीनेचर होता है तो ये इरिवर्सिबल चेंज होती है, फिर वो रिवर्स नहीं होता। आप अंडे आमलेट से अंडा दोबारा नहीं बना सकते, समझ आ गई बात। हाँ, आप नया अंडा दे सकते हो। तो भाई आगे बढ़ते हैं। इसमें बस ग्लोबुलिन भी प्रोटीन है आपका, ये वाटर इनसॉल्युबल है, ये भी कोआगुलेटेड बाय हीट होगा, ये भी जम जाएगा। एग्जांपल सोर्सेज हैं कि कहाँ से मिलेंगे आपको। अच्छा, एक अल्ब्यूमिन जो है, सीरम अल्ब्यूमिन, मायोसिन, मसल, ये सारे जो हैं प्रोटीन्स हैं। ग्लोटिलिन हो गया, ये सारे जो हैं आपके, इनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज दी हुई हैं कि ये सॉल्युबल इन वाटर होंगे या इनसॉल्युबल इन वाटर होंगे, तो डिजॉल्व किस में होंगे, वो प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। सबसे जिद्दी प्रोटीन जो होता है, सबसे जिद्दी प्रोटीन, आए बताता हूँ वो कौन सा, तो रहने देते हैं। कि जो अल्ब्यूमिनाइड्स हैं, केराटिन हो गया, हेयर, हर्न, फीदर, नेल्स, अगर बंदा मर जाता है, हड्डियां गल सड़ जाती हैं, पर नेल वो होते हैं जो आखिर में, हेयर वो होते हैं जो आखिर में जो है तबाह होते हैं। ये वो प्रोटीन है जो लॉन्ग लास्टिंग है, ये किसी भी सॉल्यूशन में डिजोल्व नहीं होते सिवाय हाइड्रोलाइसिस के। हाँ, इनको आप एसिडिक सॉल्यूशन में डाल के प्रोलॉन्ग हीटिंग करें तो ये इसमें जो मौजूद प्रोटीन है वो हाइड्रोलाइज होकर आपको अमीनो एसिड दे देगा, इफ अदरवाइज इनको कुछ नहीं होता। तो कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन मैंने आपको बताया कि ये क्या करेंगे। तो जब आप इनको हाइड्रोलाइज करोगे, जब आप इनको हाइड्रोलाइज करोगे तो ये आपको सिंपल अमीनो एसिड के साथ साथ, अमीनो एसिड के साथ साथ ये आपको नॉन प्रोटीनियस ग्रुप, नॉन प्रोटीनियस ग्रुप कौन सा मिलेगा उस हिसाब से इनके नाम चलें भाई। तो पहली बात के प्रोटीन्स कंपोज्ड ऑफ सिंपल प्रोटीन्स यानी अमीनो एसिड्स और उनके डेरिवेटिव्स, सिंपल प्रोटीन, और नॉन प्रोटीनियस ग्रुप कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। एग्जांपल की बात करें तो हेमोग्लोबिन में आयरन प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, साइटोक्रोम सिस्टम कलर सिस्टम जो होता है, लिपोप्रोटीन में लिपिड होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन में न्यूक्लिक एसिड होता है, एंड सो ऑन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, पहली बात है न्यूक्लियोप्रोटीन। तो ऐसा प्रोटीन जिसको जब हम हाइड्रोलाइज करें तो हमें तीन चीजें मिले, अमीनो एसिड, डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए, डीएनए आरएनए। फिर बुक नीचे एक लाइन लिख रहा है कि दे इन ट्रू सेंस न्यूक्लियोप्रोटीन्स आर नॉट कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं है। अब ये लिखने का पता नहीं क्या मकसद है, जरूर कोई मकसद होगा पर मुझे समझ नहीं है इसका मकसद क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ
कंजुगेटेड प्रोटीन में दिया हुआ है। फिर नीचे लिखा हुआ है कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो प्रोस्टेटिक ग्रुप नहीं होते, इस वजह से ये ट्रू सेंस में नहीं है, पर हम इसको कंसीडर करें। तो ग्लाइकोप्रोटीन में क्या होगा कि कार्बोहाइड्रेट होगा। क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। तकरीबन राइबोज है, डीऑक्सी राइबोज शुगर्स हैं, ये जो है क्या करते हैं कि प्रोटीन के साथ मिलके कंजुगेटेड प्रोटीन बनाएंगे। तो सो दीज आर मेड अप ऑफ सिंपल प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट में भी हेक्सोज, ये पहले पेंटोज आएगा, उसके बाद हेक्सोज अमाइन, उसके बाद हेक्सोज यूरोनिक एसिड वगैरह। अब हेक्सोज यूरोनिक एसिड क्या होता है कि जब आप ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करेंगे, ऊपर वाला जो अल्डिहाइड है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, बाकी नीचे फ्रेम सेम, इसको हेक्सो यूरोनिक एसिड कहते हैं। यानी ये अल्डिहाइड ये हो गया, बाकी नीचे कार्बोहाइड्रेट जैसे आपका ग्लूकोज होता है वैसा का वैसा, तो ये यूरोनिक एसिड होता है। तो ये पार्ट जो है इसके साथ प्रोटीन के साथ लगेगा, तो इस प्रोटीन को हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग प्रोटीन। तीसरा आपका है फास्फोप्रोटीन। फास्फोरिक एसिड जो है प्रोस्टेटिक ग्रुप। फास्फोरिक एसिड क्या होता है? H3PO4। तो फास्फोरिक एसिड आपको लिपिड में भी नजर आएगा, फास्फोरिक एसिड आपको इसमें भी नजर आएगा, और यही फास्फोरिक एसिड जब लिपिड में होगा तो वो प्रोटीन के साथ मिलता है। तो लिपोप्रोटीन जो इनको मेम्ब्रेन्स और मेम्ब्रेनियस प्रोटीन्स कहते हैं। तो एडिपोज टिश्यू हो गए, सेल मेम्ब्रेन हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं ये सारी जो है आपकी लिपोप्रोटीन से बनती है। तो आगे चलते हैं। तो भाई फास्फोप्रोटीन में क्या होगा कि जो केसिन मिल्क प्रोटीन है, बेटिलिन इन एग योक है, कंटेन फास्फोरिक एसिड इन देयर स्ट्रक्चर। अब अगर आप फास्फोरिक एसिड को, सॉरी फास्फोप्रोटीन को हाइड्रोलाइज करते हो तो यू विल हैव थ्री थिंग्स। व्हाट आर थ्री थिंग्स? अमीनो एसिड्स, डेरिवेटिव्स ऑफ अमीनो एसिड्स एंड फास्फोरिक एसिड। इन व्हाट? फास्फोरिक एसिड। और फास्फोरिक एसिड किससे बंधा हुआ है? वो तकरीबन लिपिड से बंधा होता है। और लिपिड कौन से होते हैं? लेसिथिन होता है, सेफेलिन होता है, स्फिंजोमेलिन होता है। ये कुछ टाइप्स हैं लिपिड की जो कनेक्ट होती हैं किसके साथ? प्रोटीन के साथ, और आपको लिपोप्रोटीन मिलता है। तो यहाँ पे उसको लिपोप्रोटीन कहेंगे। जब आप लिपिड में पढ़ेंगे तो उसको प्रोटियोलिपिड कहते हैं। प्रोटियोलिपिड यानी प्रोटीन कंटेनिंग लिपिड। यहाँ पे क्योंकि प्रोटीन पढ़े तो लिपोप्रोटीन यानी लिपिड कंटेनिंग प्रोटीन, वहां पे प्रोटियोलिपिड यानी प्रोटीन कंटेनिंग लिपिड। तो भाई क्रोमोप्रोटीन्स क्या होते हैं? क्रोमो ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है कलर। तो ऐसे प्रोटीन जिनमें कलर इंपार्टिंग ग्रुप होगा, कलर हो कोई ना कोई, तो उनको हम क्रोमोप्रोटीन कहेंगे। कलर इनमें कलर जो है प्रोस्टेटिक ग्रुप। नॉर्मली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो किसी भी सिस्टम में जितने डबल बॉन्ड होंगे, जितने डबल बॉन्ड ज्यादा होंगे तो यूवी विजिबल लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और रिफ्लेक्ट भी करते हैं, उनको कोई ना कोई कलर होता है। नॉर्मली एजो सिस्टम हम यूज करते हैं कलर इंपार्टिंग के लिए। एजो सिस्टम ये होता है कि नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड इधर साइड में कोई भी फिनाइल बेंजीन रिंग है, तो जिसमें भी ये ग्रुप होगा या डबल बॉन्ड होंगे तो वो कलर प्रॉपर्टी शो। तकरीबन कलर कंपाउंड इस क्लास से बिलोंग करते। आगे क्या चीज है भाई कि लिपोप्रोटीन, दे आर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, एडिपोज टिश्यूज, केमिकली दे कंटेन लेसिथिन, सेफेलिन। अब लेसिथिन सेफेलिन जो है लिपिड है, ये लिपिड जो है प्रोस्टेटिक ग्रुप है यहाँ पे प्रोटीन। तो प्रोटीन जब आप लिपोप्रोटीन को क्या करोगे? हाइड्रोलाइज करोगे तो आपको तीन चीजें मिलेंगी। अगेन इन व्हाट आर दोस तीन चीजें? वन इज व्हाट? सिंपल अमीनो एसिड्स, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड्स, उसके बाद कौन सा? लिपिड। लिपिड कौन सा? ये तीन नाम लिखे हुए हैं। कोलेस्ट्रॉल मिल सकता है आपको लिपिड में, और लेसिथिन मिल सकता है, सेफेलिन मिल सकता है, स्फिंजोमिलिन मिल सकता है, इसमें नहीं लिखा हुआ। तो लिपोविटिलिन ये जो है एग में मौजूद होती है, एग योक में। पर जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं, एडिपोज टिश्यूज की मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, जितनी भी मेम्ब्रेन्स है, आपको वाटसन एंड क्रिक मॉडल पढ़ा होगा आपने, तो जो आपकी जो क्या कहते हैं ये जो सेल मेम्ब्रेन है लिपिड और प्रोटीन ही बनी होती है। 45% एक होता है, 55% दूसरा। मेरे ख्याल में 45% जो है लिपिड होता है और 55% प्रोटीन, या इसको ऐसे करने इस तरह से ही होता है। तो आप लोगों ने ये बुधा होगा या पढ़ा होगा। आखिरी है आपका ड्राइड प्रोटीन। ड्राइड प्रोटीन मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये कैसे बनता है, कि जो सिंपल प्रोटीन है या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, सिंपल प्रोटीन या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, किसी एंजाइम ने उन पे एडवर्स इफेक्ट किया तो असली प्रोटीन बनने की बजाय कोई दूसरा प्रोटीन बन गया, या बॉडी में ऑल ऑफ सडन किसी पोर्शन में टेम्परेचर बढ़ गया, उससे प्रोटीनस पार्ट डीनेचर हो गया, उससे उसकी फंक्शनलिटी चेंज हो गई, या ऐसा कोई फैक्टर जिसने उसकी स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर दिया, तो वो क्या करेगा? एक नया प्रोटीन बनाएगा जिसका फंक्शन पहले बनने वाले प्रोटीन से क्या होगा? डिफरेंट होगा।
इनको नए बनने वाले प्रोटीन को ये नेचुरली नहीं मिलते, इन्वायरमेंटल इफेक्ट से मिलेंगे, केमिकल रिएक्शन से मिलेंगे, इंजाइम्स के एडवर्स इफेक्ट मिलेंगे, कुदरती नहीं मिलेंगे। नेचुरली अकरिंग प्रोटीन्स में ये नहीं आते, ये प्रोटीन की डीनेचुरेशन से, एक्स्ट्रा हीट से, या यानी फिजिकल चेंज से या केमिकल चेंज से बनते हैं। इनको हम ड्राइड प्रोटीन्स कहते हैं। एग्जांपल की बात करें, प्रोटीजेज एंजाइम, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स, ये जो हैं इनके एग्जांपल। एक और चीज क्या कि प्रोटीन जो हैं उनकी क्लासिफिकेशन, एक तो ये हो गई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बेसिस पे, दूसरी होती है फंक्शंस की बेसिस। एक पेज दिया हुआ है, अगर आपके पास बुक है 235 पेज खोल लो, 235 पेज खोल लो, मेरे ख्याल में वही है, फिर भी देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर वाइज जो है प्रोटीन के फिर जो है दूसरे टाइप्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, ये वाला पेज खोल लिया। नेम ऑफ प्रोटीन, फंक्शन क्या है, एग्जांपल्स। प्रोटीन के फंक्शन के बेसिस पे उनको क्लासिफाई कैसे करें। एक प्रोटीन वो जो एंजाइम्स होते हैं। अब एंजाइम्स कौन होंगे, जो एज अ बायोकैटलिस्ट काम करेंगे, जो एज अ बायोकैटलिस्ट। एंजाइम भाई बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं और दे व्हाट इज देयर फंक्शन, दे इंक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो एंजाइम्स भाई जो भी ले लें पीछे एज लगा दें, अमाइलेज हो गया, सक्रेज हो गया, लेक्टेज हो गया, ठीक है, प्रोटीएज हो गया, लाइपेज हो गया, राइबोन्यूक्लेज हो गया, तो जिसके पीछे भी आप एज लगा दें, ठीक है, तो शीरेज हो गया, ठीक है, नवीदेज हो गया, ठीक है, और क्या, शेरनेज हो गया, तो आप पीछे एज लगाएं कोई ना कोई एंजाइम बन जाएगी। मैज हो गया, मैं खुद हो गया, ठीक है। तो अमाइलेज, प्रोटीएज, प्रोटीएज वो एंजाइम, अमाइलेज अमाइलो शुगर पे काम करेगी, अमाइलो शुगर नहीं पॉलीसेक्राइड पे काम करेगी, पॉलीसेक्राइड शुगर नहीं होते। प्रोटीएज प्रोटीन पे काम करेगी, प्रोटीएज में पेप्सिन भी आ गया, आपका ट्रिप्सिन भी आ गया। अच्छा, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और पेप्सिनोजेन और ट्रिप्सिनोजेन, इनमें फर्क क्या होता है? एक एक्टिव फॉर्म होती है कि इनएक्टिव फॉर्म होती है। तो पेप्सिन जो एक्टिव फॉर्म है, पेप्सिनोजेन उसकी इनएक्टिव फॉर्म होती है। जब इसके साथ कोफैक्टर या कोएंजाइम लगाएंगे तो ये प्रोटीन आपका एंजाइम जो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अच्छा, तो लाइपेज लिपिड पे काम करती है, ऑक्सीडो रिडक्टेज ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे काम करे, ठीक है, यानी ऐसा रेडॉक्स रिएक्शन अगर हो रहा है तो उस पर ये काम करे। स्ट्रक्चरल प्रोटीन प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट आयरन एंड अदर सब्सटेंसेस। कोलेजन, कोलेजन कहाँ होती है? हेयर्स में, नेल्स में, फीदर्स में ये होती है। उसके बाद केराटिन, प्रोटीन्स ऑफ हेयर, फीदर्स और ये जो है कनेक्टिव टिश्यूज, मसल्स, सिल्क, ये जो प्रोटीन्स हैं, इन प्रोटीन का काम है क्या? स्ट्रक्चर और सपोर्ट करना। स्टोरेज प्रोटीन जो है ये क्या करती हैं कि कुछ चीज़ों को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल फेरिटिन एक प्रोटीन है जो स्प्लीन में आयरन को स्टोर करता है। आयरन को क्या करता है? स्टोर करता है। काफ़ी पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी आयरन स्टोर नहीं होती, उनको बार बार जो वो इंजेक्शन फॉर्म में या टेबलेट फॉर्म में दिया जाता है ताकि ब्लड बन सके, वो ब्लड नहीं बना सकते। तो ये प्रोटीन की जो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन है, ये फंक्शन के बेसिस पे इनकी क्लासिफिकेशन क्या होगी। आगे बढ़ते हैं, इसी की क्लासिफिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन क्या होता है? जिनका काम क्या होगा? ग्रुप को ट्रांसपोर्ट करना। अब देखें हेमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना ब्लड में। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या होगी कि बाइंड एंड ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स इन ब्लड लाइक ऑक्सीजन एंड लिपिड्स। तो हेमोग्लोबिन हो गया, अल्ब्यूमिन प्रोटीन हो गए, इनका काम है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो मटेरियल आ रहे हैं उनको ऑक्सीजन के साथ बाइंड करना। रेस्पिरेटरी प्रोटीन जो रेस्पिरेटरी फंक्शन में हेल्प करें, तो हेल्प इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, हेमोग्लोबिन हो गया, ठीक है, साइटोक्रोम हो गया, हेमोसाइनिन हो गया, मायोग्लोबिन हो गया। इनका काम यह है कि हमें रेस्पिरेटरी काम में सपोर्ट करेंगे। हार्मोन्स हो गए, इनका काम होता है रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो जो हार्मोन्स होते हैं भाई, थायराइड ग्लैंड हो गया आपका, ठीक है, जो भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हो गई, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो गई, इनका काम होता है, ठीक है, कि आपके मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करना, ठीक है। दूसरे भी काम है, तो इंसुलिन जो है एंड ग्लाइकोजन रेगुलेट ग्लूकोज एंड फैट मेटाबॉलिज्म। तो इंसुलिन का काम होता है कि जो हम खुराक में शुगर खा रहे हैं, जितनी भी खा रहे हैं, स्टार्च ले रहे हैं, स्टार्च जाके ग्लूकोज बनेगा, उस ग्लूकोज को डाइजेस्ट कराने में इंसुलिन हेल्प करता है। अगर बॉडी में सफिशिएंट इंसुलिन नहीं होगी तो वो आपका जो ग्लूकोज है वो ब्लड में स्टोर होगा, आपकी शुगर लेवल को बढ़ाएगा, जिसको डायबिटीज कहते हैं, ठीक है। तो भाई
कंट्रेक्टाइल प्रोटीन्स जो मसल्स को कंट्रैक्ट करें और एक्सपेंड कराएं, तो परफॉर्म कंट्रैक्शन एंड मूवमेंट ऑफ द मसल्स मायोसिन। एंटीबॉडीज जो क्या करें कि ऐसे प्रोटीन जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करें, यानी जिसम में जो अनवांटेड केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो किसी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में, एबनॉर्मल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट ना हो जाएं, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं जो उनको रेजिस्ट करती हैं, रोकती हैं, हमें बीमारियों से बचाती हैं। तो ये इन प्रोटीन का काम ये है। प्रोटीन्स फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजेंस ऑफ द फॉरेन बॉडीज, ग्लोबुलिन हो गया आपका और ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन हो गया। तो इनका काम ये होता है कि आपको बीमारियों से प्रोटेक्ट करना। चाहे ब्रेक करें, ब्रेक क्यों करें?